हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में मैं मनीष कुमार एम के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स का लेसन पढ़ते हैं, फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करते हैं और हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग एक नई हेडिंग पढ़ेंगे, नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा किसी चालक के निकट एक अनंत विस्तार की किसी चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अनंत विस्तार की किसी चालक चादर प्लेट पर निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी कल जो हमने प्रूव किया था वो अचालक के लिए था, आज हम लोग प्रूव करेंगे किसी चालक के लिए। तो आज आप लोगों को जो एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठें, हर एक बात को लिखने की कोशिश करें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा आज के टॉपिक है अनंत विस्तार की चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है बेटा? माना अनंत विस्तार की एक समतल चालक चादर है। अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, या चादर बोल सकते हैं या प्लेट बोल सकते हैं। कितनी है? अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार जिसके 2 पृष्ठ होते हैं, एक और एक 2 पृष्ठ होते हैं, जिस पर तीव्रता समान रूप से वितरित है। याद रखिए, जिस पर तीव्रता समान होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी अनंत है। इसके 2 पृष्ठ है, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, दोनों अलग अलग चार्ज रखते हैं। इस कारण दोनों की तीव्रताएं भी कैसे होंगी? अलग अलग होंगी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस चालक चादर से या प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारी दोनों ओर पर तीव्रताएं विपरीत दिशा में कार्य करेंगी। एक तीव्रता बाहर की ओर कार्य करेगी तो एक तीव्रता भीतर की ओर कार्य करेगी। अतः इससे स्पष्ट है कि दोनों तीव्रताओं का योग ही हमें इस चालक प्लेट की तीव्रता के बराबर सिद्ध करेगा। ठीक, तो कल अपन ने प्रूव किया था, तो वहीं से आगे लिखेंगे और हम लोग लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा ये कितनी निकली थी? ये निकली थी सिग्मा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कितनी निकली थी? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो हम पहली प्लेट के लिए लिख रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए बेटा ये क्या हो जाएगा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो दूसरा भी कैसा रहेगा? बराबर है, यानी दोनों समान निकलेंगे। E1 और E2 का मान कैसा रहेगा? दोनों समान आएंगे। तब परिणामी तीव्रता, कुल परिणामी तीव्रता, और कुल परिणामी तीव्रता कितनी निकलेगी बेटा? ये निकलेगी E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एलसीएम आएगा बेटा इसका 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा प्लस सिग्मा। तो E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा ये कितना आसान है कि हमारा अचालक प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्राप्त होता है। ये अचालक प्लेट के लिए हमें पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जबकि चालक वीडियो में हमारे साथ क्या होता है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त होता है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको अच्छे से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और याद रखना बेटा
कि ये छोटे छोटे पॉइंटों को आप लिखा करो, याद किया करो, लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा हटके अपन कुछ बात बताते हैं। यदि आप लोग स्वयं नहीं पढ़ोगे ना, स्वयं 10-15 मिनट नहीं पढ़ोगे, कम से कम 1 घंटा उसको नहीं दोगे, तो आपको वो चीज़ कभी क्लियर नहीं होगी। देखिए यदि कोई बच्चा, आपको एक बात बताएं, यदि कोई बच्चा 100 में से ज़्यादा नंबर प्राप्त करता है और कोई बच्चा 100 में से कम नंबर प्राप्त करता है, तो इसमें किसी भी टीचर की कोई मेहरबानी नहीं होती। इस बात को तो आप नोट करके रखना, किसी भी टीचर की कोई मेहरबानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि टीचर तो बेटा एक जैसा सबको पढ़ाता है। अगर टीचर की इसमें कोई मेहरबानी होती तो सभी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आते या अच्छे नंबर आते। अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर हैं और किसी बच्चे के कम नंबर हैं, तो उसमें स्वयं उस बच्चे की मेहनत होती है कि वो बच्चा कितने अच्छे से समझता है, कितने अच्छे से पढ़ता है। अब आप क्या करते हैं कि 2 बच्चे को आप लीजिए, एक बच्चा जो घर पे जाता है, अपने सिस्टमेटिक ढंग से अपना होमवर्क करता है, होमवर्क करने के बाद जो पढ़ाया गया उसको पढ़ता है, थोड़ा उसमें टाइम स्पेंड करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर जाते हैं, बैग रखते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं, क्या पढ़ाया गया उन्हें नहीं देखना। बस दूसरे दिन फिर टाइम का पता चल गया कि हाँ भाई इतने टाइम पर कोचिंग जाना है, 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, बैग उठाया और वहीं से शुरुआत कर दी पढ़ने। तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे और ना ही कुछ आएगा, बस पास हो जाओगे और अच्छे से अच्छे नंबर नहीं है। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए है तो हर चीज़ को लिखिए और कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट आप स्वयं दीजिए और उसको 1 घंटे तक ऐसा रिवीजन करिए, अपने माइंड के अंदर विजुअल पावर बनाइए। ऐसा आंख बंद करके ये सोचिएगा ये सब हमारे अंदर हो रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि सारी की सारी फिजिक्स नॉर्मल लगेगी और आसानी से सीख जाएंगे। ठीक, अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। इसके आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग अपने नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं और ये टॉपिक बेटा अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारी जो नई हेडिंग रहेगी, इसको लिखने से पहले आप अपनी नोटबुक पर इंपॉर्टेंट डाल लेना कि ये कई बार हमसे पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और लॉन्ग में पूछा जाता है। कम से कम आपको पूरे 5 मार्क्स देगा। तो हमारी नई हेडिंग का नाम है बेटा, हेडिंग हमारे साथ लिखते चलना, एक समान रूप से, क्या लिखा है बेटा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान गोलीय कोष से के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान गोलीय कोष यानी आवेशित गोलीय कोष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक गोलीय कोष होता है और ये गोलीय कोष कहाँ खींचा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र में एक गोलीय कोष खींचा गया है जिस पर आवेश कैसा समान रूप से वितरित होता है, मतलब कि समान रूप से आवेश कैसा है, बटा हुआ होता है। इसका केंद्र O होता है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर 2 दूरियां ली जाती है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या कहते हैं, कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P रहती है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर आवेश, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, तब गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर, याद रखना बेटा, इसके बाह्य बिंदु पर और भीतरी बिंदु पर हमें आवेश ज्ञात करना है। और दोनों बिंदुओं पर हमें आवेश का मान कैसा प्राप्त होगा, दोनों बिंदुओं पर हमें अलग अलग तीव्रताएं प्राप्त होंगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके बाहर तो आवेश है लेकिन भीतर आवेश नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि हमने यहाँ पर एक पहली हेडिंग लिखी है बाहर बिंदु पर, क्योंकि बेटा हमें बाहर बिंदु और भीतरी बिंदु का अलग अलग निकालना है। तो पहले हम लोग बाहर बिंदु पर लिखेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, माना कोई गोलीय कोष जिसके बाहर आवेश वितरित है, माना एक गोलीय कोष है जिसके बाहर आवेश समान रूप से वितरित है परंतु इसके भीतर कोई आवेश नहीं है। स्मॉल r का मान बड़ा होगा कैपिटल R से, याद रखना।
अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बना, ये केंद्र है, केंद्र के ऊपर हमने एक आवेश खींच लिया कैपिटल R त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, जिसके बाहर तो आवेश है लेकिन भीतर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इसी केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर की ओर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने कहा d है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्योंकि इस पूरे गोलीय कोश का क्षेत्रफल क्या है बेटा, कैपिटल A, याद रखिएगा। क्लियर है? इस पूरे गोलीय कोश का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब हमें क्या करना है, तब इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जैसे प्रूव करते हैं, जैसा कि हमने गॉस की प्रमेय में आपने प्रूविंग किया था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव करने के लिए अपन वैद्युत फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और ये क्या होता है बेटा, फाई बराबर समाकलन का साइन EDA, फाई बराबर समाकलन का साइन EDA। अब क्या करेंगे बेटा, याद रखिए यहाँ पर लिखेंगे we know that, हम जानते हैं कि E डॉट DA बराबर होता है बेटा EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है बेटा 0 डिग्री। तो अपन को क्या प्राप्त होगा, फाई E बराबर EDA cos थीटा, और फाई E बराबर अगर थीटा की वैल्यू 0 रख लेंगे और 0 की वैल्यू 1, तो क्या प्राप्त होगा, EDA प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको, EDA प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लोग E को बाहर लिख दिया, DA को अंदर लिख दिया। तो DA क्या है, क्षेत्रफल है, किसका, सूक्ष्म क्षेत्रफल है गोलीय कोश का। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग गोलीय कोश के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से। तो बेटा यहां पर समाकलन का साइन DA बराबर 4 पाई r²। तो गोलीय कोश का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। आसानी से आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, हाई स्कूल का टॉपिक है छोटा सा। तो DA बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई r²। तो यहाँ रखेंगे, तो फाई E बराबर हमारे पास मिलेगा E और 4 पाई r², 4 पाई r²। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बराबर 2 से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो E इंटू 4 पाई r² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, E इंटू 4 पाई r² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कैंची गुणा कर दीजिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि इस प्रकार से हमने बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। लेकिन कब ज्ञात की, जब इसके बाहर आवेश था। अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे भीतरी बिंदु पर, भीतरी बिंदु पर। तो बेटा ध्यान देना, भीतरी बिंदु पर कोई आवेश है ही नहीं। क्या बताया, भीतरी बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। तब क्या हो जाएगा, Q बराबर 0। जब आवेश ही नहीं है, Q की वैल्यू 0 है, तो तीव्रता का मान क्या प्राप्त होगा, E बराबर 0। क्योंकि बेटा यदि आप इसमें Q की वैल्यू 0 रख दो, और 0 को तो आप लोगों को सबको पता है कि ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो किसी से भी गुणा कराएगा, क्या कर देगा, उसे 0 कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू 0 रखते हैं और 0 का गुणा किसी से भी कराते हैं, तो सारी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं कि भीतरी बिंदु पर आवेश 0 होने के कारण
वैद्योच्छेद की तीव्रता शून्य होती है। ध्यान से हमारी बात को समझना बेटा और लिखने की कोशिश करना। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भीतरी बिंदु पर कोई आवेश न होने के कारण इसकी वैद्योच्छेद की तीव्रता शून्य होती है। ठीक, ये वाला जो आपको टॉपिक कराया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, आप अच्छे से नोट करिए और हो सके तो इसके एक इसके नोट्स बनाइए, पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो हम साइड में हो जा रहे हैं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अब आपको इसमें से जो भी डाउट आए, जो भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखें, कमेंट में अपने डाउट पूछें, क्वेश्चन पूछें, और जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, इस टॉपिक को मैं समझ नहीं पा रहे, फिर से समझाएं, तो हम इसको 2 या 3 बार फिर से ट्राई करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो वहाँ तक वीडियो को शेयर करें जिन बच्चों तक ये सुविधाएं नहीं है पढ़ाई करनी, तो वो भी आसानी से पढ़ सकें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और जैसे हो स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे कल अपने नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।